हेलो, जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। मैं आपका साथी मोहित वर्मा हमारे चैनल मैथ साइंस बाय मोहित वर्मा पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। हमने अभी साइंस का जो दूसरा चैप्टर चल रहा था, अम्ल, क्षार और लवण, हम उसमें बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि हम जब कल जो मैंने क्लास डाली थी तो उसमें वो क्लास आधी रिकॉर्ड हो पाई थी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो आज हम उसमें सुधार कर रहे हैं दोबारा से। कुछ जो मेट्रिकल करवा दिया था वो दोबारा से नहीं करवाऊंगा और आज हम मतलब उससे आगे चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रिपीट जरूर करूंगा लेकिन उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। और आज हम हो सकता है ये क्लास आपको काफ़ी बड़ी मिले, तो इसके लिए आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है, और अच्छा लगी बुरी लगी जो भी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने एक रिएक्शन पढ़ रहे थे। अब मेरे को याद भी नहीं है फिर मैंने कहाँ तक करवा दिया था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हमने पढ़ा था अम्ल जल में घुलती है। क्या होता है जब अम्ल है वो किसमें घुलती है? हमने कहा था जो अम्ल हमारे पास होता है, अम्ल को बोलते हैं एसिड, और वो किस में घुलेगा? तो हमने कहा जी जल में घुलेगा। नॉर्मल सी बात है। तो याद रखना जब अम्ल है हमारे पास, अम्ल जब क्या होता है जल में घुलता है। किस में घुलता है भाई? जल में घुलता है। घुलने का मतलब सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा? तो नॉर्मल से हम कह सकते हैं सर हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन बनेगा। हाइड्रोनियम आयन बनता है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी बात कर रहे थे। तो हमारे पास जैसे हमने कहा जी हमारे पास में क्या है, H2O है, और प्लस इसमें अगर हम HCl डाल दें, ठीक है, अम्ल डाल दें, तो क्या बनेगा? तो हमने कहा जी हमारे पास H3O प्लस बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। प्लस में क्या बनता है? इसमें क्लोरीन गैस बन जाती है जो बाहर निकल जाती है। ये हमने कल पढ़ रहे थे, बीच में से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी जो क्लास है वो आधी अधूरी रह गई थी, जिसमें हम कुछ आज सुधार करेंगे और उसको आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। रुकने का काम नहीं करेंगे क्योंकि आपसे जो वादा किया वो पूरा करके हम जरूर दिखाएंगे। तो बस आपको सपोर्ट ये करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। हमारी जो मेहनत आपको कैसी लग रही है उसके लिए आपका सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए हम पढ़ेंगे क्या आज हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है? तो आपको पता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, पानी के अंदर डालते हैं, किसमें डालते हैं भाई? हमने कहा सर पानी के अंदर डालते हैं, तो क्या होगा? तो आपको पता है इसमें सोडियम अलग टूट जाता है प्लस में, और OH आयन किस में टूट जाता है? माइनस में टूट जाता है। तो ये जो प्लस में टूटा है ये अपने आप में क्या है? सोडियम आयन है, प्लस होता है, और प्लस क्या बनता है? OH माइनस आयन बनता है। ऐसी अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, ये धनायन भाग इसका अलग निकल जाता है, और नेगेटिव जो मान होता है, जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इसी अकॉर्डिंग हम बात करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्या डाला? हमने कहा सर इसमें जल डालते हैं। जैसे इसमें जल डालते हैं तो क्या होगा? तो आपको पता है ये K प्लस, और किस में टूट जाता है? K प्लस प्लस किस में टूट जाएगा? हमने कहा सर OH माइनस में टूट जाएगा। तो ये भी अपने आप में क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है। और ये क्या है? ये हम कहेंगे पॉजिटिव आयन है, ठीक है। सोडियम धनायन है, पोटेशियम धनायन, इनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे चले तो हमारे पास में एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हम इसको बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH की होल्ड वाइज बोलते हैं। जब इसको पानी वगैरह में डाला जाता है तो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर इसमें Mg+2 बनता है। +2 का भी ये कारण होता है क्योंकि अपने 2 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसलिए इसको +2 लगाया जाता है। याद रखना यहाँ पे प्लस लगाया जाता है क्योंकि अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। यहाँ पे प्लस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इसलिए Mg+2 बोलेंगे। और प्लस क्या निकलेगा? OH माइनस आयन इसमें से भी निकल जाएगा। तो ये बाहर निकलने का प्रोसेस होता है। जब हम किसी भी एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो वो उसमें टूट जाता है, उसका पॉजिटिव पार्ट अलग हो जाता है और नेगेटिव पार्ट है वो अलग हो जाता है। उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्षार के जल में हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। अभी तक हमने किसकी बात की है? हमने की है सर इसमें लगभग हमने किसकी बात की है? तो इसमें से देखिए हमारे पास क्या है, हमने अम्ल की बात की थी। अम्ल जल में घुलने पर क्या बनाते हैं? H3O प्लस आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H3O प्लस आयन बनाते हैं। और जो हमारे पास क्या अलग जो एलिमेंट होता है वो बाहर निकल सकता है।
और इसको पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो केमिकल बना है इसका क्या नाम है, हाइड्रोनियम आयन है। क्या ऐसा इसका नाम हाइड्रोनियम आयन है। ये तो होता है एसिड की बात हमने कर ली। किसकी बात कर ली, एसिड की। जब इसमें बेस होता है, बेस का मतलब जब इसमें क्षार डालते हैं, क्षार के लिए क्या होता है, तो देखिए सोडियम हमारे पास हाइड्रोक्साइड क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास में क्षार है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास में क्या है, क्षार है। तो याद रखना जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल के अंदर घोलते हैं तो वो सोडियम प्लस OH माइनस में टूट जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोलते हैं तो ये किसमें हो जाता है, पोटेशियम और OH माइनस आयन में टूट जाता है। उसी अकॉर्डिंग बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये मैग्नीशियम +2 और OH माइनस नेगेटिव में टूट जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा। एक आप लाइन लिख सकते हैं कि जब क्षार को जल में, कि जब क्षार को जल में घोला जाता है तो वह आयंस में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, तो वह क्षारक है आयंस में टूट जाता है। हम कह सकते हैं OH माइनस आयन में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, तो वह हम कहेंगे सर OH माइनस आयन में टूट जाता है, टूट जाता है। ठीक है, दोबारा देखिए हमने किसकी बात कर रहे थे, हमने कहा सर जब अम्ल को जल में घोलते हैं तो उसका हाइड्रोनियम आयन बनता है। आपने कहा सर ठीक है। जब क्षार को जल में घोलते हैं ना तो इसमें क्या बढ़ रहा है, आप नोट कर रहे हैं पीछे, इसमें OH माइनस लास्ट में बढ़ रहा है। यहाँ पे भी OH माइनस है, यहाँ पे भी OH माइनस आयन है। तो ये क्या है, ये टूट रहा है। किसमें टूट रहा है, जल में टूट रहा है। ठीक है, तो इस लाइन को जरूर नोट लगा के लिखना है, जब क्षार को जल में घोला जाता है तो वह OH माइनस आयन में टूट जाता है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ तक नोट कीजिएगा। इसमें इसके बाद में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिखवाने हैं, नोट करवाने हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया भी, रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए हम आगे कुछ लाइंस पढ़ते हैं और आपको कॉपी में नोट भी करनी है, तो हमारे साथ नोट कीजिएगा। तो हम पढ़ेंगे, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। आपको नोट लगा के लिखना है कि सभी क्षारक जल में, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इस लाइन का मतलब समझिए कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। अभी मैंने पढ़ाया था कि जब भी क्षारक को जल में घोला जाता है तो OH माइनस आयन में टूट जाता है, ये पढ़ाया था। लेकिन जरूरी थोड़ी ना भी सभी को घोलेंगे तो घुल जाएंगे। कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। उसी तरह दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। उसी प्रकार हमारे पास जो क्षारक होते हैं, कुछ अच्छे क्षारक भी होते हैं, कुछ खराब क्षारक भी होते हैं। उसी अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। और जो क्षारक जल में घुल जाता है, जो क्षारक जल में घुल जाता है, जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इसको याद रखना भाई। मैंने क्या लिखा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या लिखा है, देखिए, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो अब क्षार क्या होता है, थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने वैसे तो पढ़ा है क्षार क्या होता है, लेकिन थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। क्षार की थोड़ी सी मैं और बात करूं तो, और क्षार क्या होता है। आपने पढ़ा था क्षार कड़वा होता है, स्टार्टिंग में पढ़ा था। अम्ल और इनकी डिफरेंट की बात कर रहे थे। क्षार जल में घुलने पर OH माइनस आयन देता है। क्षार क्या होता है, हमारे पास कड़वा होता है। ठीक है, और क्षार क्या होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। यही पढ़ा था। अब देखिए थोड़ा सा और क्या होता है।
क्षार क्या होता है, इसके अगर इसको स्पर्श करते हैं ना तो याद है ना, क्षार को स्पर्श करने पर, क्षार को स्पर्श करने पर, स्पर्श करने पर मतलब क्या है, स्पर्श का मतलब होता है टच करना, टच करने पर जब भी क्षार को स्पर्श किया जाता है ना तो कैसा लगता है, साबुन जैसा लगता है। ठीक है, साबुन जैसा लगता है। कैसा लगता है भाई, तो हम कहेंगे सर ये साबुन जैसा लगता है। क्षार को स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है, पहला पॉइंट नोट करना है आपको। दूसरी बात, तथा प्रकृति संक्षारक होती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक होती है। इनकी प्रकृति कोई पूछ ले, इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो हम कहेंगे सर संक्षारक टाइप की होती है, संक्षारक होती है। अब कहेंगे सर संक्षारक तो वो नहीं होता जिसमें लोहे में जंग लग जाती है, नहीं, उससे अलग भी होता है। उसके बाद में बात करूं संक्षारक और क्या हो सकता है। संक्षारक का मतलब क्या होता है, तो मतलब जिनकी प्रकृति क्षार की होती है, कैसी होती है, इसका कहने का मतलब इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षार की होती है, क्षार की, यह मतलब भी समझ सकते हैं। उसके बाद में बात करें तो इन्हें कभी भी छूना नहीं चाहिए। अब नॉर्मल क्या है, हम हर एक चीज को टच कर सकते हैं, ऐसे कुछ चीजें जैसे हम कैसे कुछ चीजों को हम टच कर सकते हैं, कुछ चीजों को टच नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग ये है। अगर हम क्या करेंगे, अगर नॉर्मल क्या करना है, किसी भी क्षार को, किसी भी क्षार को टच नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह खतरनाक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वह खतरनाक हो सकता है। ठीक है, खतरनाक हो सकता है, या मैं कहूं नुकसानदायक भी हो सकता है, या नुकसानदायक भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, हम अपने हाथ से, ठीक है, किसी भी क्षार को टच नहीं कर सकते, उनको मतलब क्या है, अगर हम लैब वगैरह में प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो भी उनके लिए हाथों में ग्लव्स पहने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो आंखों पर चश्मा लगाया जाता है, मुंह पर मास्क लगाया जाता है। लैब में जब प्रैक्टिकल किया जाता है तो भाई साहब बहुत ही सावधानी पूर्वक इनका क्या किया जाता है, इन केमिकल्स का जो रिएक्शन करवानी होती है वो करवाई जाती है धीरे धीरे। लेकिन अब आपको पता नहीं है, आपने केमिकल लैब में जाके कुछ भी ऐसा वैसा कर दिया तो वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। कहने की बात ये थी। ठीक है, आपको ये पॉइंट कैसा लगा, इसको आपने नोट किया। हमने क्षार के बारे में पढ़ा है, तो क्षार के बारे में एक बार रिपीट और कर देते हैं। हमने क्या पढ़ा है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं, जो सोल्यूबल हो जाते हैं, उसे क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्षार। क्षारक जो घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। क्षार क्या होता है बेसिकली, तो क्षार को स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है। इनकी प्रकृति संक्षारक होती है, या मतलब क्षारकीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, क्षारकीय प्रकृति होती है। और किसी भी क्षार को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह खतरनाक हो सकता है और नुकसानदायक भी हो सकता है। ये तो नॉर्मल बात है, आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये आपको कंटेंट बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मैं जो भी बुक है एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करके खुद के नोट्स तैयार करता हूँ, फिर मैं ये कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, तो आपको लगभग ये मैटर बुक में मिल सकता है, आप अपनी बुक साथ में लेकर भी बैठ सकते हैं ताकि अंडरलाइन कर सके। ठीक है, या फिर आप साथ साथ में कॉपी में लिख सकते हैं ताकि नोट्स बना सकें। ठीक है, तो आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, तो इसके नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, वैसे तो हमने पीछे पढ़ ली थी, लेकिन इसमें बुक में दी है तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे।
इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है तो याद रखना, ठीक है, सभी क्षार या मैं कहूँ सभी अम्ल H+ तथा OH- आयन उत्पन्न करते हैं। याद रखना, जब हम क्या कहते हैं, सभी अम्ल H+ आयन तथा क्षार OH- आयन उत्पन्न करते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सभी अम्ल जब H+ आयन, हमारे पास H+ आयन तथा OH- आयन, ठीक है, H+ आयन तथा क्षार OH- आयन उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसके आगे हम चलें तो इसमें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया करवाई जाती है, क्या करवाई जाती है? हमारे पास में अम्ल है, अम्ल के साथ क्या है? क्षारक है। जब दोनों की रिएक्शन करवाएंगे ना तो क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। हमारे पास क्या बनता है भाई? हमने पढ़ा सर, लवण प्लस जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण प्लस जल बनेगा। ठीक है, तो अम्ल की मैं बात करूं, कुछ एग्जांपल्स है जो आपके बुक्स में थे, वो ही हम यहाँ पे नोट करने की या करवाने की कोशिश करूंगा। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है भाई साहब, ठीक है। जो बुक में दिया है, एनसीईआरटी बुक में दिया है, आरबीसी बोर्ड की बुक में दिया है, वही कंटेंट आप तक हम प्रोवाइड करवा पाते हैं। अपने दिमाग में ये नहीं है कि अपने दिमाग में जो भी आया छाप दिया, ये नहीं होगा। आपके एग्जाम पेपर में, एग्जाम में क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में क्या है। सबसे पहले हमने बुक में एग्जांपल दिया है, हमने क्या ले लिया? अम्ल के अकॉर्डिंग हमने HX ले लिया, और प्लस हमने क्या ले लिया? क्षारक हमने क्या ले लिया? तो आपको पता है HOH होता है, इसलिए हमने क्या बोल दिया? इसको HOH बोल दिया, या मैं कहूँ MOH ले लिया। उसको क्या ले लिया? MOH। ठीक है, HOH तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? तो आप कहोगे सर HOH तो पानी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये किसका है? तो देखिए हमारे पास ये क्या है? X है, और ये क्या है? M है। इन दोनों की क्या हो जाती है? यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है। इन दोनों के ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी पानी बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे ही इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए हमारे पास इधर का M है और इधर का X है, तो इसको M बोल दो, M और X बन जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा? तो आप कहो सर हमारे पास H बच गया, O बच गया और H बच गया, तो इसको लिख देना सर HOH। क्या हो गया? ये HOH हो गया। ये अपने आप में लवण है, ये क्या है? H2। आप लोग सर जल का फॉर्मूला तो H2 होता है, लेकिन आपने तो HOH लिखे, तो याद रखना जो HOH होता है ना, इसी को हम क्या लिख देंगे? अभी H2O भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? H2O भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ही तो है, और इसमें कितने हैं? 2 है, इसमें भी 2 है, और ऑप्शन कितना है? 1 है, तो ये पानी तो बन गया ना। आगे देखिए हमारे पास और कौन सा रिएक्शन है। हमारे पास क्या बन गया? MX प्लस HOH बन गया। एक हमारे पास में है H प्लस OH। अगर हम क्या लें, हमारे पास जैसे हमने कहा जी हाइड्रो अम्ल है, कुछ जल में घुलने पर H+ आयन लेते हैं, हमने कहा जी ठीक है, और प्लस क्षार है, जल में घुलने पर OH- आयन लेते हैं, हमने कहा जी चलो ठीक है। इन दोनों को जब मिलाते हैं ना तो क्या बनेगा? तो देखिए नॉर्मल, देखिए ये प्लस इस माइनस को काट देता है। क्या कर देता है? काट देता है। तो क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? H2O बन जाता है, और H2O को आप क्या कहते हैं? नॉर्मली जल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल कहते हैं। तो ये आपको समीकरण समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये समीकरण आपको समझ में आ गई। कुछ लाइनें हैं जो आपको लिखनी है, वो मैं बोर्ड पे लिखाऊंगा, तो इसके नोट कीजिएगा। एक बार रिपीट मार देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सभी अम्ल H+ आयन तथा क्षार OH- आयन उत्पन्न करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। अम्ल प्लस क्षारक दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो लवण प्लस जल बनता है, और ये हमारे पास HX हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया, ये अम्ल है,
और MOH अपने यहाँ पे क्या है, क्षारक है। क्यों? क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है और इसमें क्या लगा हुआ है, H+ लगा हुआ है, इसलिए जब इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो M है वो X के साथ जुड़ जाता है, MX बोल सकते हैं, और प्लस H2H अलग हो जाता है जिसे हम जल बोलते हैं। एक एग्जाम्पल और लिया हमने, क्या लिया देखिए, हाँ देखिए हमारे पास में क्या है, एक तो H है और H+ आयन है प्लस OH- आयन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लस ये काट दिया है, इसे स्टार बन गया था, लेकिन मैं इसको प्लस लिख देता हूँ और इसको नॉर्मली माइनस ही पढ़ा रहे हैं। देखिए ये हमारे पास में H+ आयन है और ये OH- आयन है, दोनों की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो H2 आयन बनते हैं और प्लस और माइनस वो कट कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब कट जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली बात है, इसको आप नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में है क्या है, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अंतः ऊष्माक्षेपी होती है। आपको पता है कि जल होता है और जल में अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक के घुलने की प्रक्रिया, ठीक है। दोबारा देखिए, जब जल में अम्ल और क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है भाई? अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, इसको याद रखना है, ठीक है। दोनों रिएक्शन काफी मतलब क्या करती है, हीट उत्पन्न करती है, तो ऊष्माक्षेपी होती है, एनर्जी लगती है उसमें। उसके बारे में बात करते हैं। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 को मिलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। नॉर्मली बात है, देखिए आपको याद रखना है, जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3 होता है। क्या होता है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा हमारे पास में क्या दिया, और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, आप अवसर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं H2SO4। क्या है हमारे पास, H2SO4 है। इन दोनों को क्या करना है, मिलाते समय सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय क्या करना है, पानी में मिलाते समय, जल में मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी पड़ती है। मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी पड़ती है। क्या करना है भाई, सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, अन्यथा ये ब्लास्ट हो सकते हैं, केमिकल्स काफी हैवी होते हैं, ठीक है, और ज्यादा रिएक्शन कर जाते हैं। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते समय जल में मिलाना चाहिए। क्या करना है भाई, जब आप इन दोनों को मिला रहे हैं ना, एक मैं कह रहा हूं इन दोनों को मिला रहे हैं, तो याद रखना, जब आप अम्ल को जल में मिलाते हैं, तो जब आप अम्ल को जल में मिलाते हैं तो धीरे धीरे तथा जल की परख नली को हिलाते रहें, ठीक है। जब भी आप अम्ल को जल में मिला रहे हैं तो उसको धीरे धीरे मतलब बूंदे डालनी है। दूसरी बात, परख नली को आपको क्या करना है, हिलाते रहना है, ताकि वो रिएक्शन ज्यादा ना करे, ठीक है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण असंतुलित होकर बाहर आ सकता है और इसे आप जल कह सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली बात है ये आपको नोट ज्यादा नहीं करनी है। उसके बाद में जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ में टूट जाती है, इसे तनुकृत कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो देखिए तनुकृत वाली लाइन लिखा रहा हूं, ये नोट करके लिखना है इसको, ठीक है। देखिए या जल में अम्ल या क्षारक, हमारे पास में क्या होता है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर,
जब अम्लीय क्षारक को मिलाते हैं तो उसमें आयन टूटते हैं, आपको पता है। मिलाने पर, जल में अम्लीय क्षारक को मिलाने पर, ठीक है, आयन की सांद्रता H3O प्लस H+ में प्रति सेकंड में आ जाती है। मतलब क्या है, जल में अम्लीय क्षारक को मिलाने पर, ठीक है, को मिलाने पर H3O प्लस या मैं कहूं H3O+ या मैं कहूं H+ नहीं है, OH- आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, OH-, ठीक है, क्षारक भी तो है H3O+ OH-, ठीक है, में प्रति इकाई आयतन में, H3O+ OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, प्रति इकाई आयतन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है, प्रति इकाई आयतन में क्या आ जाती है भाई, कमी आ जाती है, जिसे तनुकृत अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, तनुकृत अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, तनुकृत अम्ल कहते हैं। अम्लीय क्षारक तनुकृत होते हैं, इसमें क्या होते हैं, तो याद रखना, यहाँ पे लिख रहा हूं, अम्लीय क्षारक तनुकृत होते हैं, ठीक है भाई। इसको क्या होते हैं, अम्लीय क्षारक तनुकृत होते हैं। दोबारा देखिए, जल में अम्ल और क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। उसके बाद मैंने लिखा, जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिलाते समय अंतर सावधानी रखनी पड़ती है। उसके बाद मैंने लिखा, जब आप अम्ल को जल में मिलाते हैं तो धीरे धीरे तथा परखनली, जो जल की जो परखनली उसको हिलाते रहें ताकि रिएक्शन ना करे जल में। उसके बारे में इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, तनुकृत अम्ल क्या है या तनुकृत किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर H3O प्लस OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है, जिसे तनुकृत अम्ल कहते हैं। और अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं, वो उससे क्या हो जाते हैं, अम्ल और क्षारक हमारे पास वो तनुकृत हो जाते हैं। और ये हमारा यहाँ तक मैटर था। फिर हम आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ेंगे अम्ल या क्षारक कितने प्रबल होते हैं, और उसके बाद में pH स्केल की बात करते हैं। तो यहाँ तक नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे।